हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का फाइटर रेड ब्लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है सरे और एसएस के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है केरिंगटन ओवल लंदन में, जो कि सरे का घर है। आखिरी दो मैच रेस की तरह यहाँ पर भी बारिश के चांसेस हैं। मतलब काफ़ी बैड लक है हमारे लिए, क्योंकि मैं पर्सनली इस ग्राउंड को काफ़ी लकी मानता हूँ। मेरे लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स ब्रिंग करे हैं इस ग्राउंड ने, और इस ग्राउंड के बारे में काफ़ी आइडिया हमें ऑलरेडी लग चुका होगा। काफ़ी सारी चीज़ें हमने बताई हुई हैं, मैचेस भी कवर करे हैं। वो अलग बात है, मैचेस हुआ नहीं है। एक ही मैच शायद हुआ था जो ग्लैमर के अगेंस्ट में था, उसके बाद दोनों मैच नहीं हो पाए हैं। आज के मैच में बारिश के चांसेस हैं, लेकिन पिछले मैचेस की तरह उतना नहीं, कम ही है। लेकिन मुझे लगता है कि बारिश हो सकता है मैच से कुछ देर पहले ही सही, और थोड़ा छोटा मैच भी हो सकता है अगर होता है तो वेदर का ध्यान रखना है आपको, और उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह प्लान करना है। कल के मैच डे के बारे में अगर हम थोड़ा सा बातें कर लें तो बहुत ही बढ़िया गया था, मतलब कुछ ज़्यादा ही बढ़िया गया था। 100, 150, 200 पॉइंट के डिफरेंस से भी लोग जीते थे। सिर्फ लैंकाशायर वाला मैच उतना अच्छा नहीं गया था, एक दो गलतियां की वजह से, बाकी बहुत ही बढ़िया गया था रिजल्ट हमारे लिए। कुछ चीज़ें हमने कॉमन सेंस का ही इस्तेमाल किया था, बहुत ज़्यादा रिजल्ट मतलब रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं थे, लेकिन जितना रिकॉर्ड था उनका हमने इस्तेमाल किया, और कुछ कॉमन सेंस, और उसी पे हम खड़े उतरे और रिजल्ट बहुत ही बढ़िया गया। अ, अभी मैं हमेशा ही ऐसा कहता हूँ कि देखिए, 120 से 130 दिनों का मैच 130 मैचेस का टूर्नामेंट है। इनमें से आप मिनिमम 50 से 60 मैचेस तो आराम से हारेंगे, तो हार को ज़्यादा सीरियसली नहीं लो। आप जीतोगे भी जब तब ऐसे ही जीतोगे, और उसको भी ज़्यादा सीरियसली मत लो। बस फ्लो में चलते रहो, हार जीत सबको इक्वली देते रहो, और एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट आप प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। अभी क्या है कि दोनों टीमों के बारे में काफ़ी लोगों को काफ़ी आइडिया हो चुका है। एसएस के बारे में तो मतलब बहुत ज़्यादा ही आइडिया है लोगों को कि काफ़ी फिसड्डी टीम है, ना ही बॉलिंग ना ही बैटिंग कैसे चल रही है उनकी उनकी तरफ से कुछ भी सही। लेकिन इस फिक्चर में थोड़ा अलग है। ठीक है, क्या अलग है वो हम आगे देखेंगे। हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ऑफकोर्स हिस्टोरिकली ही अलग है। और अगर सरे की तरफ से बात करें तो एक झटके में तीन मेन प्लेयर्स इनकी तरफ से नहीं खेलने वाले हैं, क्योंकि इंग्लैंड ड्यूटी वो चले गए हैं। सैम करंट परसेंटेज कैप्टन अभी भी हैं, वो नहीं खेलेंगे। जेसन रॉय परसेंटेज वाइस कैप्टन, और क्या या फिर काफ़ी लोग कैप्टन भी हुआ करे होंगे अभी भी, जिनको पता नहीं हो, तो वो भी नहीं खेलेंगे। और टॉम करंट भी नहीं खेलेंगे, जो भी काफ़ी लोगों के अभी भी सिलेक्शन में आ रहे हैं। तो ये तीनों नहीं खेलेंगे। अभी ये तीन के जगह पर कौन आएंगे और उनका रोल क्या होगा, ये सब देखना पड़ेगा। दो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो इंग्लैंड के होकर टेस्ट टीम में खेले थे, उनमें से भी एक वापस आने वाले हैं, एक नहीं आएंगे। जो आएंगे उनका रोल क्या होगा, जो नहीं आएंगे क्यों नहीं आएंगे, सब इस वीडियो में कवर्ड होगा। ध्यान से एंड तक देखना। अच्छा, बारिश के चांसेस है मैंने बता दिया। आखिरी पाँच मैचों की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर 2-2 की बराबरी आपको दिख जाएगी। ठीक है, एक मैच टाई भी हो चुका है इस फिक्चर में, तो नहायत ही ईजी फिक्चर रहा नहीं है सारे के लिए, जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस ग्राउंड पे ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छा या बहुत ज़्यादा बुरा नहीं कहूँगा मैं। रिकॉर्ड्स अगर सारे की बातें करें तो आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। हम स्टार्ट करेंगे छठा मैच, मतलब 2018 से। मैं आखिरी पाँच नहीं, आखिरी छः मैचेस आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा क्लियर आइडिया देने के लिए। छठा मैच, पहला मैच जो इस ग्राउंड पे हुआ है। ठीक है, देखो, सर ने बनाया 222, आप उम्मीद कर भी सकते हैं ये एसएस की बॉलिंग अच्छी नहीं है, रन खा सकते हैं, खा लिए उन्होंने। रिकी क्लार्क, तब उनका रोल अलग होता था, ये अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते थे, लेकिन अभी इनका बैटिंग शायद ही आ पाए। तो जो भी हो, उन्होंने कुछ रन बनाया था यहाँ पर। पोर्टर, जिनका इस फिक्चर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, देखेंगे आप आगे, ये पोर्टर का एक विकेट था। एसएस की तरफ से व्हीटर और वेस्ली, ये दोनों नाम आपको दिखेंगे। स्पेशली वीटर का, वेस्ली का 20-25 के अंदर ही है, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन कंसिस्टेंटली है। लेकिन वीटर के कुछ अच्छे स्कोर यहाँ पे हैं। इन्होंने कुछ रन बनाया था। बैटी, एक और नाम सारे की तरफ से, जिनका मैं हमेशा कहता हूँ कि ओवर में अच्छा करते हैं, तो ओवर और बैटिंग कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी चला था। और बंचेस में विकेट निकालने की जब बारी आती है सारे की तरफ से किसी बॉलर का, तो उसमें से ही बैटिंग इस फिक्चर में काफ़ी अच्छा करे हैं। सर ने ये मैच जीत लिया। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि एसएस की बैटिंग देखना, 20 ओवर में 183 इन्होंने ही बनाया था, भले ही वो मैच हार गए हों। चलो, अगला मैच ये है, पहला मैच जो चेम्सफोर्ड में हुआ है, जो एसएस का घर है। एसएस की बैटिंग 157 यहाँ पर उन्होंने बनाया था। बुरा स्कोर नहीं है, अच्छा भी नहीं है। करंट स्कोर में से पेपर के कुछ स्कोर्स आपको दिख जाएंगे। सरे चेस कर गई, फिर से रिकी क्लार्क, और करंट स्कोर में से अभी कोई अवेलेबल नहीं है। चेम्सफोर्ड का दूसरा मैच 15 ओवर का मैच हुआ था, एसएक्स ने यहाँ पर बना दिया था 226। अभी अगर आपने चेम्सफोर्ड के मैचेस हमारे साथ कवर जो हमने करे हैं, अगर आपने देखे होंगे, तो मैंने न जाने कितनी बार कहा है कि हिस्टोरिकली एसएस का जो रन बनाना डिपेंड करता था उनके घर के, मतलब चेम्सफोर्ड में, वो करता था दोनों प्लेयर्स के ऊपर। एक है डैन लॉरेंस और दूसरे थे कैमरन डेलपॉट, और उन दोनों ने ही यहाँ पर क्या बल्लेबाजी करी है आपने देख रखा है। बैटिंग के यहाँ पर 2 विकेट्स थे। ठीक है, सरे चेस नहीं कर पाई, लेकिन 15 ओवर में 174 इन्होंने भी बनाया था। रॉडी बर्न्स ने यहाँ पर परफॉर्म करा था, साथ में विल जैसे कुछ सोर्स हैं।
2019 का दूसरा मैच, और दूसरा मैच जो इस ग्राउंड पे हुआ है, पहला मैच तो आपने देख लिया जहां पर सर ने जीत हासिल करा था 200 रन के ऊपर बनाने के बाद। एसएक्स ने यहाँ पर भी अच्छी बैटिंग करी, ठीक है। और यहाँ पर लेकिन याद रखना, यहाँ पर डेलपोर्ट के भी परफॉर्मेंसेज नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा स्कोर खड़ा किया। वेस्ली, जैसे मैंने बताया, 25-30 के भीतर उनका मामला चलता है, यहाँ पे कंसिस्टेंटली है लगभग। रायन एंड डुस्काटे यहाँ पर आ रहे हैं, बैटिंग का विकेट फिर से सरे चेज नहीं कर पाई, ठीक है। पोर्टर के आपको विकेट्स दिख जाएंगे जिनको पिछले मैच में ड्रॉप कर दिया गया था और बहुत ही बुरी तरीके से उनकी कमी खरी गई है, लेकिन अभी भी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उनको खिलाया जाएगा अभी तो किसके जगह पर जाए, क्योंकि अगर पोर्टर को खिलाती है टीम तो बैटिंग वीक हो जाएगी जो ऑलरेडी वीक है, और उनको नहीं खिलाने के बाद तो बॉलिंग वीक हो रही है, तो देखना पड़ेगा। बाकी ये कुछ बॉलर्स हैं जिन्होंने विकेट निकाला था, सरे यहाँ पर जीत नहीं पाई थी। ये दूसरा मैच है जो ओवल में हुआ था, ठीक है। तीसरा मैच और आखिरी मैच जो ओवल में हुआ है, और पिछले सीजन का पहला मैच, एसेक्स ने बनाया 143, जो निहायत ही बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। फिर से आपको दिख जाएंगे वीटर के स्कोर, देखिए वेस्ली मैंने बताया 25-30 के भीतर मामला है, वही है। रायन टेन डुस्काटे वापस, वाल्टर के कुछ परफॉर्मेंसेज हैं इस पिक्चर में हमने देखे हैं, तो उन्होंने कुछ रन बनाया। डन आपको दिख जाएंगे करंट स्क्वाड मेंबर्स में से। ये जो टीम थी इस सारे की, ये बिल्कुल शुरुआत का मतलब मैच था, बिल्कुल सीजन की शुरुआत का। उसके बाद से इनकी टीम में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, तो उसके बाद से सरे ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम पकड़ा था। ये तब का मैच है जब सरे का मोमेंटम उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन जो भी हो सरे यहाँ पर जीत नहीं पाई थी, ठीक है। आपको वाल्टर के विकेट्स दिख जाएंगे और हार्मर का भी यहाँ पर विकेट है। वाल्टर यहाँ पर कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और आखिरी जो मैच वो यहाँ पर खेल के गए हैं, 23 रन और 2 विकेट उन्होंने निकाला था, और उसके पहले वाले मैच पर भी उनके खाते में 1 विकेट रहा है। और आखिरी जो मैच हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में, जो हुआ था चेम्सफर्ड में, देखिए जैसे ही चेम्सफर्ड में हम वापस आ गए ना, फिर से हमें रॉडी बंस देखने को मिल गए। एकदम पहला वाला जो आपने देखा रॉडी बंस का रन था, वो भी इसी ग्राउंड पर ही था, साथ में जैक्स और लॉरी इवांस के यहाँ पर कुछ रन थे, साथ में बैटी के 2 विकेट्स, मोरियाटी टॉपली, और वीटर फिर से देखिए रायन टेन डुस्काटे के साथ। तो रायन टेन डुस्काटे यहाँ पर फिर से एक बार नाम आ रहा है उनका। पिछले मैच में उनको स्टार्ट लेते लेते रह गए थे, स्टंप आउट हो गए थे, 1 या 2 रन शायद बनाया था उन्होंने। तो रायन टेन डुस्काटे लगातार 3 मैच में इनका रन है, बड़ा स्कोर नहीं है लेकिन है। देखिए एक मैच ऐसा है बड़ा स्कोर भी है, 27 नॉट आउट, उसके बाद 35, उसके बाद 55 नॉट आउट। ये अगर आप बड़ा स्कोर मानना चाहते हैं तो ये एक बड़ा स्कोर है। एक और नाम जो आ रहा है कंसिस्टेंटली वो है वीटर का, 63 यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पर भी 32, उसके बाद यहाँ पर नहीं है, उसके बाद अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी हमें उनके 30 देखने को मिले थे। कंसिस्टेंटली नहीं है लेकिन 5 में से 3 मैच में तो है, और एक बड़ा स्कोर भी है उनके खाते में। बैटिंग हमें देखने को मिले हैं, 2-3 बार उन्होंने शायद बंचे से विकेट निकाला है। सरे की तरफ से रॉडी बर्न्स, लेकिन उनका रन चेम्सफर्ड में ही है। आगे मैं इनके बारे में कुछ बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाना। कोई ज़्यादा कंसिस्टेंटली हमें बैटिंग से देखने को नहीं मिल रहे हैं सरे की तरफ से, लेकिन परफॉर्मेंस तो ऑफकोर्स उनका अच्छा ही रहा है, ठीक है। ये एक मैच जो हुआ था जहाँ पर उनका बैटिंग कोलैप्स हुआ था, जहाँ पर भी स्मिथ का परफॉर्मेंस था, इनके बारे में कुछ चीज़ें हम बताएंगे। और यहाँ पर और कहीं भी उस तरह से बैटिंग कोलैप्स तो नहीं हुआ है, ठीक है। सर की तरफ से प्लेयर ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनके प्लेयर्स बदलते रहते हैं। कभी कभार इंटरनेशनल प्लेयर्स वापस आ जाते हैं तो डोमेस्टिक प्लेयर बाहर हो जाते हैं, फिर इंटरनेशनल प्लेयर बाहर हो जाते हैं तो डोमेस्टिक प्लेयर आ जाते हैं, तो इसीलिए कंसिस्टेंटली इनके प्लेयर्स को ढूंढ पाना मुश्किल है। लेकिन हिस्ट्री जो कह रहा है, भले ही एसेक्स यहाँ पे पीछे रही है, लेकिन इनकी बैटिंग निहायत ही बहुत बुरी नहीं हुई है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा बॉलिंग से आप बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन रख भी सकते हैं, लेकिन बैटिंग इनका उतना बुरा नहीं हुआ है जितना बुरा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ नाम हमने देखे हैं स्पेशली एसेक्स की तरफ से कंसिस्टेंसी के मामले में, वीटर, रायन टेन डुस्काटे, वेस्ली का भी है लेकिन ज़्यादा नहीं, 25-30 के भीतर ही मामला गया है उनका। सारे की तरफ से एक नाम जो हम कंसिस्टेंटली देख पा रहे हैं वो है गैरेथ बैटी, जो लगभग यहाँ पे कंसिस्टेंटली विकेट निकाल रहे हैं, और कुछ मैचेस में बंचेस में भी उन्होंने विकेट निकाला हुआ है। अगर हम यहाँ पे समराइजेशन पे आ जाएं तो सरे की तरफ से हमें 2 नाम देखने को मिल रहे हैं। इनमें से एक है जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, और वो है लॉरी इवांस। मेरे ख्याल से 2 मैच वो शायद खेले हैं फॉर सरे अगेंस्ट एसेक्स, और एक मैच वो ससेक्स के होकर जब खेलते थे तब भी खेल चुके हैं। तो उनका आपको नाम यहाँ पे दिख रहा है, 3 में से 2 बार उन्होंने 50+ स्कोर बना चुके हैं, और आखिरी मैच पर तो नॉट आउट भी थे जो मैच चेम्सफर्ड में हुआ था, ठीक है। बॉलिंग पे गैरेथ बैटी जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2 नाम हमें हिस्टोरिकली मिल रहा है जो हेड टू हेड से हम डिस्कवर कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें हेड टू हेड से मिली हैं, ठीक है। एसेक्स की बैटिंग, एसेक्स यहाँ पर मतलब हारी है ज़्यादा, ये कोई बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन इनकी बैटिंग निहायत ही बुरी नहीं हुई है। आप बॉलिंग को लेकर बातें कर सकते हो, लेकिन बैटिंग उनकी बुरी नहीं हुई है। एक मैच में तो बॉलिंग भी अच्छा हुआ था जिसको लीड किया था जेमी पोर्टर ने, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स क्या हुआ है, अगर मैं 6 मैच को कंसिडर करूँ तो बैटिंग बहुत बुरा नहीं हुआ है उनका, ठीक है।
150 160 के ऊपर स्कोर गया है, 180 तक भी उन्होंने बनाया हुआ है, और एक आध मैच में तो हमने विदाउट डेल पॉट या डैन लॉरेंस भी रन बनते हुए देखे हैं। अभी आ जाते हैं इस ग्राउंड के बारे में बातें करने और देखते हैं इस ग्राउंड पर जब मैचेस होते हैं तो क्या होता है। हेड टू हेड की सारी चीज़ें आई हो आपने सही से देख लिया होगा। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि इस ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा रन नहीं बनते हैं, मतलब 165 से 170 के भीतर ऑन एन एवरेज टोटल है, जिसको आप डिफेंड भी कर सकते हो। निहायत ही अगर कोई बीच में पागल हो जाए, बहुत ज़्यादा हिटिंग करने लगे, तो 180 के या फिर मैक्सिमम 190 के आसपास स्कोर जाता भी है, जो बहुत बड़ा टोटल हो जाता है यहाँ पे। नहीं तो 165 170 यहाँ पर विनेबल टोटल है। देखते रहो, ठीक है। 159 यहाँ पर बना। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको डन दिख जाएंगे। अभी ये अवेलेबल तो है, इनको खिलाया जाएगा या नहीं ये सब देखना पड़ेगा, आगे बातें करते हैं इनके बारे में। मोरियाटी सारे ने चेस कर लिया। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको लॉरी इवांस दिख जाएंगे, पेसर्स का अपर हैंड। उसके बाद 165 जो चेस कर लिया था सारे ने, जो सदस्य के मैच था, विल जैक्स, जो हमेशा इनकी बॉलिंग भी काम पे आ जाती है। और उम्मीद रख सकते हैं आप, अगर आज का मैच पूरा होता है तो परसेंटेज कैप्टन यही होने वाले हैं, क्योंकि जो कैप्टन परसेंटेज हैं अभी के लिए सैम करन और जेसन रॉय वो तो अवेलेबल होंगे नहीं, तो विल जैस काफ़ी लोग कैप्टन परसेंटेज कैप्टन होंगे। अगर निहायत ही कोई मतलब बिल्कुल ही नाम के पीछे नहीं जाए और जी विलियम को कैप्टन नहीं बनाए तो। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लार्क दिख जाएंगे, जो पिछले मैच में खेले थे। जैक्स के यहाँ पर रन्स भी थे, जेबी ओवरटन के साथ। लेग स्पिनर्स जो कि हमेशा ही विकेट लेके जाते हैं, ऐसा देखा गया है। अगला मैच 192 बहुत बड़ा टोटल था, ठीक है। स्पिनर्स के यहाँ पर कुछ विकेट्स हैं और एसेक्स यहाँ पर चेस नहीं कर पाई थी। करंट स्क्वाड मेंबर्स में आपको हार्मर दिख जाएंगे, जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर्स थोड़े से चलते हैं, तो हार्मर का भी चलता बनता ही है। और हार्मर मतलब ठीक ठाक से ही काम कर देते हैं, आप इनसे बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं रख सकते, लेकिन कंसिस्टेंट आपको कुछ ना कुछ पॉइंट से देखे जाते हैं। अगर कहीं से भी एक आध विकेट वो निकाल लेते हैं तो और भी अच्छा हो जाता है इनके लिए। साथ में स्नेटर, नीचार और वाल्टर का यहाँ पर आपने देखा है कि ऊपर भी आपने देखा था कि हमेशा ही एक आध विकेट तो उनके हाथ में है, मतलब 25 से 30 के भीतर पॉइंट तो इनका कहीं नहीं जा रहा है। और बैटिंग से भी एक मैच में कंट्रीब्यूट करके रखा था, यहाँ पर भी वही बात है, बैटिंग से इस मैच में रनआउट हुए थे वो वैसे। साथ में रैंटन डोस्कार्टर दिखे हैं, जिनका भी हमने ऊपर देखा है कि लगातार कुछ ना कुछ स्कोर वो करे जा रहे हैं ओवल में। और यहाँ पर जो केंट के आगे से मैच उन्होंने खेला था, इनका वैसे भी इस फिक्चर में हिट टू हिट रिकॉर्ड भी अच्छा हुआ करता था, तो यहाँ पर भी उन्होंने कंट्रीब्यूट करके रखा था वैसे। अगला मैच यहाँ पर जो 143 बना था, जो आपने देखा, जो आखिरी हेड टू हेड का मैच था, वही मैच। अगर मैं रिमाइंड करवा दूँ कौन कौन से परफॉर्मर थे यहाँ पे, तो आपको दिख जाएंगे यहाँ पर फिर से रैंटन डोस्कार्टे का परफॉर्मेंस, वाल्टर का परफॉर्मेंस, वेस्ली का परफॉर्मेंस और वीतर का भी, जो सभी अवेलेबल हैं। और बॉलिंग पे हार्मर, वाल्टर के 2 विकेट्स थे, ठीक है। हार्मर और वाल्टर यहाँ पे काफ़ी कंसिस्टेंटली आ रहे हैं वैसे। और ये तो है पिछले सीजन का मैच। और इस सीजन का जो एकमात्र मैच हो पाया है वो था ये मैच, जहाँ पर ग्लैमर ने बनाया था 166। मोरियाटी और जॉर्डन क्लार्क करंट स्क्वाड मेंबर्स में से रन बना परफॉर्म करा था। लॉरी इवांस, जेमी स्मिथ के रन्स थे और स्पिनर्स का अपर हैंड, जैसा हम हमेशा एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं। तो यह है सारी कहानी इस ग्राउंड की। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रन्स नहीं बनता है, निहायत ही अगर आपकी बॉलिंग बहुत बुरी नहीं है, नहीं तो 170 यहाँ पर विनेबल टोटल है। अगर कहीं पे 180 190 बन जाता है तब तो आप सो ही जाइए कि यहाँ पर आपका डिफेंड हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। स्पिनर्स यहाँ पर जनरली खाली हाथ नहीं जाते हैं, विकेट्स कुछ ना कुछ लेके जाते ही हैं, तो यहाँ पर स्पिनिंग ऑलराउंडर्स हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर हम बातें करें तो कुछ प्लेयर्स हमने देखे हैं हेड टू हेड से भी और इधर उधर से भी, जिन्होंने कुछ परफॉर्म करके रखे हुए हैं, जिनमें से ग्राउंड से हमें स्पेशली पॉल वाल्टर और हार्मर का नाम दिख रहा है। रैंटन डोस्कार्टे तो दिखे ही थे ऊपर, और वीटर का नाम हमें दिखा है। तो ये 4 प्लेयर्स हम डिस्कवर कर पा रहे हैं जो कंसिस्टेंट हैं लगभग एसएस की तरफ से, ठीक है। और सरे की तरफ से तो गैरेथ बैटी आपने देख ही लिया, उसके बाद विल जैक्स तो हैं ही, ये दोनों तो लगभग आपकी टीम में हो ही गए होंगे। और मोरियाटी भी अभी परसेंटेज के तौर पे लोगों को खेलने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स वैसे भी खेलने वाले हैं नहीं, तो जिनका लोगों ने नाम सुना होगा उनमें से मोरियाटी एक होंगे। अभी अगर बात करें प्लेइंग 11 की, और अगर बाकी प्लेयर्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें इसकी तरफ से, देखिए बुटलमैन का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी तक आपने कुछ स्टार्स ही उनके लेते हुए देखे होंगे, ज़्यादा कुछ उन्होंने करा नहीं होगा, लेकिन इनसे आप उम्मीद रख सकते हैं। मैं नहीं कह रहा आज के मैच में कुछ करेंगे, क्योंकि सारे की टीम उतनी इजी है नहीं टू हिट अगेंस्ट, टू स्कोर अगेंस्ट, लेकिन बड़ी लीग में हमेशा ही इनको कंसिडर करके रखना, और किसी ना किसी मैच में, स्मॉल लीग में भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आज के मैच में शायद नहीं, लेकिन आने वाले समय में ज़रूर से आप इनको देख पाएंगे। वीटर हमारे टीम में होंगे, इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, और कीपर सेक्शन में यही डिफॉल्ट भी होने वाले हैं, क्योंकि तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डैन लॉरेंस का यहाँ पे थोड़ा सा रोल बन सकता है। कैसे बन सकता है? क्योंकि इनकी बॉलिंग काम पे आ सकती है।
अभी इनको बॉलिंग दी जाएगी भी या नहीं ये मुझे पता नहीं। बैटिंग से ये अच्छे फॉर्म पर रहे थे काउंटी सीजन में और इसका रिफ्लेक्शन अपने टेस्ट मैच में भी देखा होगा। तो वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर्स में से रहे हैं डैन लॉरेंस। भले ही आखिरी मैच पर उन्होंने स्टार्ट अच्छा लिया था लेकिन फिनिश नहीं कर पाए थे। तो अगर आपको फॉर्म के बेसिस पे देखना है तो डैन लॉरेंस को आप लेके जा सकते हैं, इनकी बॉलिंग काम पे आ सकती है, याद रखना। और काफ़ी लोग इनको लेकर भी जाएंगे, ठीक है, ये सोच के रखो। तो मेरे टीम में आपको शायद डैन लॉरेंस दिख जाए। नहायती अगर कोई इशू नहीं आ रहा है टीम सिलेक्शन में। उसके बाद पॉल वाल्टर को लेकर मुझे लगता है आज के मैच में मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। इनके परफॉर्मेंस यहाँ पर ठीक ठाक रहे हैं, मतलब कंसिस्टेंट 30 पॉइंट तो इनका है ही। अगर बाद में एक आध विकेट एक्स्ट्रा ले लें या फिर बैटिंग से कुछ कंट्रीब्यूट करते अलग बात है। याद रखना पॉल वाल्टर का इंपॉर्टेंस तभी बढ़ेगा अगर जेमी पोर्टर फिर से नहीं खेलते हैं, तो तभी इनको थोड़ा ज़्यादा बॉलिंग मिलेगा। बैटिंग तो मिल जानी ही है, जैसी बैटिंग है इसकी, तो पॉल वाल्टर का रोल मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। जिमी नेशम मैं हमेशा ही कहूँगा, चाहे ये जीरो बनाए माइनस देकर जाए, ये ड्रॉपेबल प्लेयर नहीं है स्मॉल लीग में, लेके चलो। कैप्टन बक्सर बनाना नहीं बनाना आपके ऊपर है। रायन टेंडुलकर इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, ठीक है। फिर से अगर मुझे बैटिंग सेक्शन में कहीं भी रिस्क होगा ये, क्योंकि बैटिंग से ही ये पॉइंट देंगे, तो ये एक ऑप्शन है जिनके ऊपर मैं जा सकता हूँ। साइमन हार्मर की बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ सकती है, आपने देखा होगा 1-2 विकेट करके ले रहे हैं, कंसिस्टेंट पॉइंट स्कोरर हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि ऑलराउंडर सेक्शन में है, तो वाल्टर और हार्मर में से आपको एक को ही लेना पड़ेगा मेरे ख्याल से। अभी तो हमने टीम नहीं बनाई है, लेकिन मुझे लगता है आप एक को ही ले पाएंगे, आप दोनों को नहीं ले पाएंगे। तो हमारे लिए स्मॉल लीग शॉर्ट लिस्ट में कौन कौन से प्लेयर आते हैं? वीटर आते हैं, डैन लॉरेंस, पॉल वाल्टर, जिमी नेशम, रायन टेंडुलकर और हार्मर। ये जो 6 प्लेयर्स हैं इनमें से ही 4 या 5 प्लेयर्स को हम लेंगे, ज़्यादा तो नहीं लेंगे क्योंकि ऑफकोर्स हमारी स्मॉल लीग की टीम एसएस के सपोर्ट में नहीं होने वाली है। आरन निज्जार एक ऑप्शन है, अगर आप चाहो कंसिडर कर सकते हो। स्मॉल लीग में ना सही बड़ी लीग में आप एक ट्राई इनको ले सकते हो। बैटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं, ऑलरेडी आपने देख के रखा होगा, और इस ग्राउंड पे स्पिनर्स खाली हाथ नहीं जाते हैं, ये पॉइंट भी ध्यान रखने वाली है। तो इसीलिए आरन निज्जार को आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो, इनके पास भी बैटिंग आ ही जाती है। यहाँ पर बात करें सरे की तरफ से, तो देखिए जेसन रॉय नहीं खेलेंगे, इनके जगह पर ओपनिंग कौन कर सकते हैं? गलती से ये मत सोच लेना रॉडी बर्न्स ओपनिंग करेंगे, रॉडी बर्न्स ओपनिंग नहीं करते हैं टी20 में। नंबर 4 या उससे भी नीचे वो आ सकते हैं, तो इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स उतना रोल इनका अच्छा होता नहीं है टी20 सर्किट में, अनलेस टॉप ऑर्डर कुछ जल्दी ही कोलैप्स हो जाए। और इस ग्राउंड पे इनके रिकॉर्ड्स बहुत ख़राब है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब। देखा गया है कि किसी ना किसी स्पिनर्स के अगेंस्ट में ही रॉडी बर्न्स अपना विकेट देके जाते हैं, ये नोटिस करने वाली बात है। जैसा कि खराब रिकॉर्ड है हाशिम आमला का फिर भी एक बड़ा इनिंग्स रहा था पिछले सीजन में ही वो सारे की टीम में जुड़े थे, क्योंकि तो एक बड़ा इनिंग्स रहा था और एक मेरे ख्याल से 25-30 के भीतर कोई मामला था। बाकी इनिंग्स में वो 10 का आंकड़ा भी नहीं क्रॉस कर पाए थे। लेकिन हाशिम आमला का ऐसा ही है, आपने काउंटी सीजन में भी देखा होगा, जिस दिन वो चले हैं उस दिन बहुत लंबा गया है और जिस दिन नहीं उस दिन तो काफ़ी नीचे गया है वो। तो अगर हाशिम आमला खेलते हैं, जो मेरे ख्याल से खेलना भी चाहिए, तो डिफ़ॉल्ट पिक तो हो जाएंगे, आप टीम में रख सकते हो स्मॉल लीग की। लेकिन थोड़े से हिट और मिस रहे हैं, रॉडी बर्न्स का रिकॉर्ड निहायत ही ख़राब रहा है, वैसे भी वो काफ़ी नीचे बैटिंग करने आते हैं, तो हो सकता है कि मैं मेरे टीम में इग्नोर करूँ। याद रखना नाम के पीछे लोग जाएंगे, इनको काफ़ी लोग अपने टीम में लेंगे। लेकिन जो प्लेयर्स हमारे टीम में रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग रहेंगे, विल जैक्स, लॉरी इवांस मुझे बहुत कंसिस्टेंट नज़र नहीं आते हैं इस ग्राउंड पर, लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। और ड्रॉपेबल प्लेयर स्मॉल लीग में नहीं है, क्योंकि ट्रायड एंड ट्रस्टेड वाले प्लेयरों में से यही एक है सरे की तरफ से। बाकी तो जो भी आएंगे, हाशिम आमला, रॉडी बर्न्स, ये पहला ही खेलेंगे आज का मैच। जेमी स्मिथ इनफॉर्म प्लेयर हैं, ऑलरेडी अपना क्लास वो दिखा चुके हैं, एक मैच में कीपिंग भी करेंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे है कि इनको उतारा किस नंबर पे जाएगा, ठीक है। अगर पहले बैटिंग करती है सरे की टीम तो आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। रिस्क होगा यही कि सामने एसएस की बॉलिंग है, ठीक है। अगर विकेट्स नहीं गिरते हैं तो जेमी स्मिथ वेस्ट भी हो सकते हैं, तो आप कहाँ पे लेंगे इनको? अगर आप टॉप ऑर्डर में से विल जैस के अलावा, विल जैस को तो आप छोड़ने वाले हो नहीं क्योंकि उनका रोल यहाँ पे ऑलराउंडर की तरह है। अगर आप विल जैस के अलावा जो भी ओपन करने आएंगे आप उनको छोड़ते हो, अगर आप रॉडी बर्न्स को भी छोड़ते हो, तब जाके आप जेमी स्मिथ को ले सकते हो। बस ये दोनों विकेट अगर कहीं से जल्दी गिर गया तो जेमी स्मिथ के पास अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। इनफॉर्म प्लेयर है, कीपिंग करेंगे, कीपिंग से तो पॉइंट आपको देंगे ही, आप कम से कम 20 पॉइंट पकड़ के चलो। बाकी बैटिंग से इनके बारे में कोई नेगेटिव रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। जब भी मौका मिलता है ये परफॉर्म करते हैं, लेकिन मौका मिलना भी चाहिए। बाकी अगर हम नीचे आएंगे तो जॉर्डन क्लार्क हैं, रिकी क्लार्क हैं। जॉर्डन क्लार्क को काफ़ी लोग ले सकते हैं, इनको कभी कभार बैटिंग में प्रमोशन भी मिल जाता है। अभी यही समझ नहीं आता है मुझे कि क्यों कंसिस्टेंटली मतलब जेमी स्मिथ को सही से यूज़ नहीं करती है टीम। क्या पता जेमी स्मिथ का नंबर आ जाए, लेकिन उसके पहले ही कहीं पे जेमी ओवरटन को भेज दे, कहीं रिकी क्लार्क को भेज दे, इसीलिए जेमी स्मिथ को ले पाना थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि क्या है कि जेमी स्मिथ आपको बैटिंग से ही पॉइंट दे, कीपिंग का मैं छोड़ ही देता हूँ, ज़्यादा शायद वहाँ से नहीं आए।
लेकिन उसके अगर उनको सही से बैटिंग पे भेजा ही नहीं जाता है और उनके जगह पर रिकी क्लार्क को भेजा जाता है जिनको काफ़ी लोग लेंगे, तो कुछ नहीं, वो तो बॉलिंग तो करेंगे। अगर बैटिंग से वो 2-3 रन ही बना देते हैं तो बॉलिंग तो वो करेंगे ही, और डेथ ओवर में बॉलिंग भी करते हैं। ठीक है, और अभी तो क्योंकि टॉम करन नहीं है, सैम करन नहीं है, तो इनके पास बॉलिंग भी ज़्यादा आने वाली है। तो यही एक रिस्क होने वाला है। अगर आप चाहो तो ले सकते हो, अगर बैटिंग आ जाती है तो उम्मीदें आप रख सकते हैं, नहीं तो वेस्ट भी हो सकते हैं ये पकड़ के चलना। मैं बात कर रहा हूँ जेमी स्मिथ की। बाकी गैरेथ बैटी तो मेरी टीम में होंगे ही, मोडियाटी को भी आपको रखना ही पड़ेगा। रिकी क्लार्क भी अच्छे ऑप्शन में से आते हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स इनका भी डिसेंट है, लेकिन अभी टीम किस तरह से इनको यूज़ करेगी बॉलिंग पे, ये भी एक सवाल है। और बैटिंग शायद इनको मिलने वाली है, क्योंकि जैसी बॉलिंग है एसएस की, मुझे तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। एक और चेंज जो होने वाला है वो है सैम करन क्योंकि नहीं खेलेंगे, तो डनबैश और मैट डन में से कोई एक आएंगे, और जो भी आएंगे सारे अगर पहले बॉलिंग करती है तो आपके टीम में मस्ट हैव हो जाते हैं। क्यों मस्ट हैव हो जाते हैं? ये दोनों ही बहुत ही बढ़िया करके आ रहे हैं। डनबैश काफ़ी उम्र हो चुका है इनका, लेकिन काफ़ी बढ़िया बॉलिंग करके आए हैं लोअर लेवल क्रिकेट में। पर मैच 2 विकेट की औसत से कंसिस्टेंटली विकेट निकाला हुआ है, डेथ ओवर्स में बॉलिंग भी करी हुई है। और डन भी अभी तक, चलिए क्या है कि डन को सही से इस्तेमाल नहीं किया गया है, इनको बॉलिंग नहीं मिलती थी टॉम करन और सैम करन के नहीं, सैम करन के रहने की वजह से, लेकिन अब ये दोनों अवेलेबल नहीं है, तो उम्मीद कर सकते हैं आप कि यहाँ पर इनको बॉलिंग मिलेगी। ये जो 2 होंगे, गैरेथ बैटी, मोडियाटी, इनका तो हो गया 20 ओवर, माफ करना 8 ओवर, और उसके बाद विल जैस का भी 4 ओवर निकल जाएगा, 12 ओवर यहाँ पर निकल गए। उसके बाद जॉर्डन क्लार्क को भी मिनिमम 3 ओवर तो मिलेंगे ही, 15 ओवर। बाकी रिकी क्लार्क और इन दोनों में से जो भी खेलेंगे, इन दोनों को मिलाकर 5 से 6 ओवर तक आ सकता है, ऐसा उम्मीद आप रख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी खेलेंगे आप इनको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जॉर्डन क्लार्क और रिकी क्लार्क ये ऑलराउंडर सेक्शन में होंगे, नहीं तो मुझे कोई इशू नहीं था, ये तो थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में होंगे तो इनको ले पाना मुश्किल होगा। तो इसीलिए डन बैश और डन में से जो भी खेलेंगे आप इनको ज़रूर से कंसीडर कर सकते हो बॉलिंग फर्स्ट में। ठीक है, बॉलिंग सेकंड में भी ले सकते हो, क्योंकि लेकिन बॉलिंग फर्स्ट में मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तब हो सकता है A6 जल्दी ऑल आउट हो जाए तो बॉलर ही ज़्यादा पॉइंट लेने के, मतलब ज़्यादा उनको एक्सपोजर मिले। और अगर बैटिंग फर्स्ट में आप एक्स्ट्रा बॉलर लेने जाते हो तो क्या पता किसी एक बैट्समैन को आप छोड़ दो जो ज़्यादा कुछ पॉइंट देके जाए। बेंच पे आपको ऋषि पटेल दिख जाएंगे, जिनको भी मौका मिल सकता है, चांस कम है। ये भी अच्छे खासे फॉर्म पर रहे हैं, नंबर 3-4 में बैटिंग करने आ जाते हैं और बॉलिंग भी थोड़ी सी कर लेते हैं। देखना पड़ेगा खिलाती है ये टीम या नहीं। कैप्टन हसन चॉइस की बात करें तो निशम और हार्मर के आसपास ही लोग जाएंगे, क्योंकि इनके अलावा और किसी ने परफॉर्म करा भी नहीं है। रिस्की पे जाना तो विटर और डैन लॉरेंस, और यहाँ पर वेस्ली तो पिछले मैच में खेले नहीं थे, अगर फिर से नहीं खेलते हैं तो रायन टेन डुस्काटे, जिनको आप कंसीडर कर सकते हो। और पेपर बुटलमैन में से हमेशा ही बड़ी लीग में कंसीडर करके रखना, छोटी लीग में ज़रूरत नहीं है। सर की तरफ से जैक्स और हिवांस के साथ लोग जाएंगे, क्योंकि यही दोनों ट्राइड एंड ट्रस्टेड वाले प्लेयरों में से हैं अभी जो अवेलेबल हैं। उसके बाद रॉडी बंस लोग जैसे ही खेलते हुए देखेंगे ले लेंगे। आमला मोस्ट अभी ओपनिंग करने आएंगे तो इनको लोग लेंगे। बेन गेडेश नाम का एक प्लेयर है जिनको भी मौका मिल सकता है, चांस बहुत कम है। मैं नहीं कहूँगा बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं लोअर डिवीजन क्रिकेट में, लेकिन जिस दिन ये चलते हैं ये बहुत लंबा खींच के जाते हैं। तो बड़ी लीग में अगर सरे को पहले बैटिंग कर रही है तो इनको आप कंसिडर करके रखना। इवन छोटी लीग में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि एसएस की बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं हुई है, बार बार वही पॉइंट आता है। तो यही एक बात है बड़ी लीग में, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा क्योंकि ये उतने कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है, चलेंगे भी नहीं ये, मतलब ये कोई गारंटेड नहीं है। अगर चल जाते हैं तो बहुत लंबा खींच सकते हैं। बैटी मोडियाटी में से कोई एक हमेशा ही ऑप्शन रहते हैं इस राउंड पर, और डन बैच और डन में से जो भी खेलेंगे स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में लेकर रखना। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बना के रखा है, वैसे तो देखने में बहुत ज़्यादा एसेस के अगेंस्ट नहीं लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर मैंने जॉर्डन क्लार्क रखा है। अभी ये वेरिएबल प्लेयर हैं, ठीक है। जॉर्डन क्लार्क के जगह पर आप चाहो तो जेमी स्मिथ को ले सकते हो। अगर हाशिम आमला खेलते हैं आप हाशिम आमला को भी ले सकते हो। हाशिम आमला को ही ज़्यादा लोग लेंगे तो वही एक रिलेटेबल ऑप्शन होंगे, लेकिन उनका भी बहुत बढ़िया रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन बार बार ये हमको याद में रखना है कि हम यहाँ पे एसेक्स की बॉलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने मैट डन को अभी के लिए लेकर रखा है, क्योंकि रिगार्डलेस ऑफ मुझे लगता है टॉस ही ये जो तीसरा बॉलिंग का ऑप्शन है ये काम पे आ सकता है। अगर आप नहीं चाहते हो तो मैट डन के जगह पर अगर एसिक्स पहले बॉलिंग कराती है तो सैम कुक को भी ले सकते हो, ठीक है। और जॉर्डन क्लार्क के जगह पर आप हाशिम आमला को ले सकते हो या फिर यहाँ पे स्मिथ को ले सकते हो, कोई एक चेंज कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है हाशिम आमला को मेजोरिटी ऑफ द जनता जो है लेके जाएगी, तो वही रिलेटेबल ऑप्शन होंगे। डैन लॉरेंस को काफ़ी लोग लेके जा सकते हैं, ये पकड़ के चलना। बॉलिंग देंगे या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन
आप ले सकते हो। इनफॉर्म बैट्समैन है, बॉलिंग से नहीं तो बैटिंग से ही कुछ ना कुछ कर देंगे, ऐसा उम्मीद आप रख सकते हैं। रायन टेन रिचार्ड को फिर से मैं रिस्क ले रहा हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा रिस्क हो सकता है, क्योंकि अगर वो रन भी बना देते हैं लेकिन वो ज़्यादा अगर नहीं बनाते हैं, 25-30 के भीतर अगर मामला रहता है तो नुकसान भी हो सकता है मेरा, क्योंकि इनके वजह से मैं एक्स्ट्रा एक ऑलराउंडर को नहीं ले पा रहा हूँ। तो अगर आपको सेफ जाना है ना, तो आप रायन टेन रिचार्ड को ड्रॉप करके यहाँ पे एक्स्ट्रा किसी ऑलराउंडर को, जैसे हार्मर हो गए या जॉर्डन क्लार्क हो गए, इनमें से किसी को ले सकते हो। ठीक है, अगर आप सैम कुक को लेते हो तो एक्स्ट्रा बॉलर जॉर्डन क्लार्क, और अगर सैम कुक को नहीं लेते हो तो हार्मर को ले सकते हो, या ऐसा ही कुछ कर सकते हो। ठीक है। हाशिम आमला का रिकॉर्ड यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि जनता लेगी और एसएस की बॉलिंग है, बार बार वही पॉइंट सामने आ रहा है, तो इसीलिए हाशिम आमला को लेना पड़ेगा। रॉडी बंस को ले सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स इनके बहुत अच्छे नहीं हैं, और वो जिस लेवल बैटिंग करने आएंगे वहाँ पर भी मुझे नहीं लगता बहुत उनके पास रोल आ सकता है, स्पेशली अगर मैच छोटा होता है तो बारिश की वजह से, तो और भी नहीं आएगा। कैप्टन मैक्सवेल चॉइस की बात करें, विल जैक्स यूनिवर्सल कैप्टन होने वाले हैं, और ये आप पकड़ के चलिए आज के मैच में अगर कोई गलती से भी नहीं, गलती नहीं मैं कहूँगा कि अगर कोई नहीं बनाता है तो आने वाले समय में तो ज़रूरी हो जाएंगे विल जैक्स यूनिवर्सल कैप्टन, तो अभी के लिए हमारे कैप्टन भी होंगे। वाइस कैप्टनसी के लिए लॉरी इवांस के साथ जा सकते हैं, लेकिन इस ग्राउंड पे मुझे काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट नज़र नहीं आते हैं लॉरी इवांस, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी लोग इनको कैप्टन मैक्सवेल बनाने वाले हैं। रिस्क ले सकते हो तो आप जिमी निशम के साथ भी जा सकते हो, अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, सही से टीम इस्तेमाल भी नहीं कर रही है, लेकिन अपने दिन पे बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं, काफ़ी लोग उनको वाइस कैप्टन बनाएंगे भी। लेकिन अगर मैं लॉजिकली जाऊँ तो पहले लॉर्ड इवांस आते हैं, और उसके बाद यहाँ पर गैरेथ बैटिंग, बहुत ज़्यादा रिस्क होगा। कुछ लोग हो सकते हैं इनको टीम में भी नहीं लें, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफ़ी लॉजिकल होगा, और हेड टू रिकॉर्ड अच्छा है इस ग्राउंड पे तो हमेशा अच्छा करते ही हैं, इसीलिए। इसके सिवाय भी ऑप्शंस की मैं बात करूं तो मुझे कुछ खास दिख तो नहीं रहा है उस तरह से। वीटर वगैरह के हैं, लेकिन ये बहुत कंसिस्टेंट नहीं है, किस दिन रन बनाएंगे किस दिन नहीं बनाएंगे बता पाना मुश्किल है। तो मुझे लगता है लॉरी इवांस ही एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए, अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो। पॉल वाल्टर के भी कुछ परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने लायक मटेरियल तो है नहीं। इसके अलावा और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है जहाँ पर मैं कुछ कह सकूँ आपको। स्मिथ वगैरह हैं, लेकिन वही बात है कि इनको सही से टीम इस्तेमाल करेगी भी या नहीं ये भी बता पाना मुश्किल है। बैटिंग फर्स्ट में आप एक बार के लिए सोच भी सकते हो कि स्मिथ को रखें टीम में, कैप्टन मैक्सवेल भले ही नहीं, लेकिन स्मॉल लीग में मैं कहूँगा विल जैक्स कैप्टन, लॉरी इवांस, निशम या गैरेथ बैटिंग में से किसी एक को वाइस कैप्टन आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट वन पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आएंगी। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।